कक्षा 8 में बच्चों को अलंकार पढ़ना है और अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हम प्रश्नों को ही ध्यान में रखते हुए उसकी चर्चा एक बार फिर से करेंगे। तो अलंकार से अभी जो प्री बोर्ड वगैरह में या पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आया उसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे आए जैसे परिभाषा में रिक्त स्थान दिया गया और रिक्त स्थान को पूरा करके परिभाषा को पूर्ण करना था। तो इसके लिए आपके पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, तो ये सभी अलंकार की आप परिभाषा याद कर लें। तो एक अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो एक अंक आप बहुत ही आराम से उस परिभाषा के आधार पर आप बस एक शब्द भरना है और वाक्य पूरे करने हैं और आपकी परिभाषा पूरी हो गई और आपने उसको बना लिया। दूसरा आता है कि किसी भी कविता की पंक्ति दी होती है और उसमें आपको पहचानना होता है कि यह कौन सा अलंकार है। अगर आप सही पहचान करके उस अलंकार का नाम लिख देते हैं तो यहाँ भी आपके अंक सुरक्षित हो जाते हैं। तो अब पंक्ति को परिभाषा याद करने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है, आप उसे याद कर लें। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका ये होगा कि आप हर परिभाषा को याद करके खुद से कॉपी पर लिखें। अगर आप पहली बार लिखते हैं किताब बंद करके और फिर मिलाएं, अगर आपका बिल्कुल सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी कुछ गलती कर रहे हैं तो आप पुनः उसको तब तक लिखिए जब तक कि आपकी पूरी परिभाषा बिल्कुल सही ना हो जाए। तो इस प्रकार से आपकी ये तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जहाँ पंक्तियाँ दी होती हैं और आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। अब आप देखिए, रूपक हो गया, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये तीन अलंकार। इन तीनों अलंकार में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है और कुछ समानताएं भी हैं। तो इन तीनों अलंकार में समानता क्या है कि इसमें किसी वस्तु से तुलना की जाती है। आप जिसकी तुलना हो रही है वो हो गया उपमेय और जिससे तुलना की जा रही है हो गया उपमान। जैसे चांद सा चेहरा, तो यहाँ पर चेहरा है वह उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है, और चांद जो है उससे तुलना की जा रही है, उपमान हो गया। तो इतना तो आप समझ रहे हैं। अब हमें देखना है कि यह उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है। तो अगर उसमें कुछ वाचक शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे सा, सी, से, सरीखी, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो वाचक शब्द आपको सूचित करता है कि यह 100% उपमा अलंकार है। और आप इसमें एक और, तो ये तो पहला आपको जो है ये क्लू मिल गया कि ये है। फिर आपको देखना है कि किस चीज़ की तुलना करने की बात की जा रही है और किस से की जा रही है। तो यहाँ भी आपको पता चल जाता है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। और देखिए कि उन दोनों में क्या कोई बातें कॉमन है, यानी समान धर्म कोई चीज़, जैसे काली सी चाबुक, सर्प, सरीखी। तो सर यहाँ पर सरीखी वाचक शब्द है और चाबुक और सांप, इन दोनों में क्या समानता कि दोनों काले रंग की है और दोनों एक के काटने से दूसरे की चोट लगने से दर्द होता है। तो इसी तरीके से आपको देख लेना है कि क्या है। तो ये तो हो गया उपमा अलंकार के पहचान के बाद। अब हम आते हैं रूपक की ओर। नाम पर ध्यान दीजिए, रूपक, रूप शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी यह यहाँ पर उपमेय उपमान दो वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि वो उसके जैसा नहीं होता। जैसे सा, सी, से, सरीखी, ये सब नहीं होगा। यह इतना उसके समान होगा कि बस उसी का रूप ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल पे आपने पढ़ा है नर व्याघ्र सुयोधन कब हारा। तो नर व्याघ्र, यहाँ जो दो शब्द है, नर माने मनुष्य, व्याघ्र माने बाघ। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि जो मनुष्य बाघ के जैसा खूंखार या बाघ के जैसा खतरनाक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य मनुष्य जो है वो बाघ बन गया। मनुष्य नहीं है, वो बाघ है। बाघ है इन द सेंस कि उसकी प्रवृत्ति, उसका जो खतरनाक रूप है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो बाघ है। या फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम और रत्न, मतलब कि राम का जो नाम है वो रत्न बन गया, रत्न की तरह बहुमूल्य है। तो ये आप रूपक के लिए पहचान लिए। अब आता है कि उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है
कि यहाँ भी उपमेय उपमान की बात होती है, दो वस्तुओं की बात होती है। तो यहाँ पर उसके जैसा नहीं है, उसका रूप नहीं धारण कर लिया। यहाँ पर कवि जो है वो कल्पना कर रही है, उसको लग रहा है कि उसके जैसा है नहीं, ना उसके जैसा है, ना उसका रूप धारण किया, बल्कि ये कवि को ऐसा लग रहा है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि उस पंक्ति में मनो, ज्यों ऐसे शब्द होंगे। मानो, अगर आपको मनो, मानो, ज्यों ऐसे शब्द दिख रहे हैं पंक्ति में, तो आप बिल्कुल 90% आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद आपको देखना है कि कवि किस चीज़ में किसकी कल्पना कर रहा है। तो है ना कि मानो नील बनी आतप पर्यो प्रभात, जो दोहे में लाइन है कि कृष्ण पीले वस्त्र में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जे पहाड़ पर, नीले पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो मानो जो कह रहा है यही बता रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके से आप देख ले रहे हैं कि किस प्रकार से या फिर है रही मन निसंपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा है कि कमल जो है रवि सूर्य, शक्तिशाली सूर्य, उसको उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि जब विपत्ति का समय आता है तो हमारा अपना ही धन काम आता है। सूर्य, कमल का फूल जो है उसको सूर्य नहीं, शक्तिशाली सूर्य नहीं बचा पाता, बल्कि उसके कीचड़ का जल ही उसको बचाता है। तो ये तो 3 अलंकार की बात हो गई। अनुप्रास अलंकार तो बहुत ही सरल है, जहाँ आप देखते हैं कि जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु का च, चंचल का च, चंद्र का च, तो च वर्ण जो 3 शब्दों में प्रारंभ में आया है, एक ही वर्ण आया है। तो यहाँ तो आप बिल्कुल 100% 100% आप कन्फर्म है कि यह तो अनुप्रास अलंकार ही है। अब आते हैं हम यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार ये सब शब्दालंकार के, जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि अलंकार 2 तरह के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। जब शब्दों में चमत्कार होता है तो शब्दालंकार, जब अर्थ में चमत्कार होता है तो अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अंदर यमक में क्या होता है कि जैसे एक शब्द है काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शब्द घटा जो है वो 2 बार आ रहा है, और 2 बार आ रहा है। लेकिन काली घटा का, तो पहले बार जो आया वो घटा का मतलब है बादल, घमंड घटा, यहाँ पर घटा का मतलब है कम होना। तो शब्द एक ही है घटा, और उसके 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। इसे यह तो हम समझ जाएंगे कि यह यमक अलंकार है। इसके बाद आता है श्लेष अलंकार, जो इसका ठीक विपरीत है। यहाँ पर शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ 2 होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिन उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में बिन पानी, सो यहाँ पर पानी का प्रयोग एक बार किया गया, लेकिन यहाँ पर 3 संदर्भ में 3 अर्थ है। मोती मानुष चून, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, और आटा के लिए जो आटे से पानी से गूंथा जाता है वो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शब्द एक है, लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। तो ये हो गया श्लेष। श्लेष का आप जानते हैं कि श्लिष्ट शब्द से बना है, और ये इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। अब हम आते हैं, श्लेष हो गया, यमक हो गया, मानवीकरण। तो मानवीकरण तो नाम से ही स्पष्ट है कि यदि जो मनुष्य नहीं है, जैसे कोई जड़ वस्तु है, पहाड़ हो सकता है, पेड़ हो सकता है, नदी हो सकती है, कोई भी, और उस वस्तु को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वह मनुष्य हो, उसकी तरह हंसते, बोलते, सोते, जागते, इस तरह की क्रियाओं को करते हुए अगर दिखाया जा रहा है, तो हम सब 100% समझेंगे कि मानवीकरण अलंकार है। जैसे बीज हजारों आंखें मीचे, तो यहाँ पर बीज जो है उसको आंख मीचते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंख बीचते दिखाया, या फिर है संध्या की चहल पहल भी है कि गहरे सुने रंग ओढ़े थी, गहरे सुने रंग की चादर। तो यहाँ संध्या मतलब इवनिंग के टाइम को, समय, शाम की समय को गहरे सुने रंग की चादर को ओढ़े हुए बताया जाता है, चादर को ओढ़ते हुए। तो यहाँ भी जो है मनुष्य की तरह का वो शाम के समय को बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही अतिशय
अतिशय उक्ति, उक्ति माने कथन, अतिशय माने बढ़ा चढ़ा के, यानी किसी कथन को अगर बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आपको पंक्ति से ही पता चल जाता है कि बात इतनी हो ही नहीं सकती, इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि यह अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखो तो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने देखो जा रही। साकेत अयोध्या को कहा गया कि इतनी अच्छी नगरी है, इतना उसमें सुख और सुविधा, इतनी सब चीज़ें, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जैसे लग रहा है कि वो तो स्वर्ग के समान सुखदायक है, स्वर्ग की ओर मिलने जा रही है। तो यहाँ पर या फिर है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यानी चेतक घोड़ा पर राणा प्रताप जा रहे हैं और आगे नदी आती है तो सोचते हैं कि भाई इतनी गहरी नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा। अभी सोचा और घोड़ा उस पार हो गया, जो संभव नहीं है। सोचने की गति अत्यंत, कुछ क्षण कुछ पल लगते हैं और उतने में घोड़ा पार हो गया। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, तो हम समझ सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह की चीज़ों को समझें और समझ के, तो आपको अलंकार में समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किसी बच्चे के आग्रह पर इस वीडियो को बनाया है और आप इसे देख करके अपने सारे कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं और इससे जुड़े जो भी 5 नंबर के सवाल आते हैं वह आपके बिल्कुल हाथ में, आप उस सवाल को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बताएंगे कि ये सब कुछ क्लू, सब कुछ तभी है जब आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लिखिए, लिखना नहीं छोड़ें, क्योंकि बिना लिखे अच्छे अंक आने की संभावना नहीं हो सकती। धन्यवाद।